अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मेरे मेहमान मोहम्मद अली दुरानी साहब आज भी मौजूद हैं। आज जब मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, दुरानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक सियासी तूफ़ान है। हर तरफ वजारतों की तब्दीली की नवीद है, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ लिस्टें हैं, कुछ नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, कुछ नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, कुछ घर चले गए हैं, कुछ घर से आ गए हैं। एक जो बहुत ही जो चेंजेस हैं पॉलिटिकल लाइन फ्रंट में वो हैं। क्या वज़रा की तब्दीली मुल्क में हकीकी तब्दीली और नया पाकिस्तान बना देगी? मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी नया पाकिस्तान देखना चाहता है। और क्या असद उमर के घर जाने से, फवाद चौधरी के इंफॉर्मेशन से चले जाने से और ग़ुलाम सरवर ख़ान के पेट्रोलियम के चले जाने से गैस के बिल सस्ते हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, हुकूमत ठीक हो जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा? सब जानना चाहते हैं। साथ साथ आज के हमारे दीगर मौज़ूआत में काम मकरान में जो दहशतगर्दी हुई है, रॉ की जो कार्रवाइयाँ हैं, वजारत ख़ारजा ने भी कहा है कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है। सुषमा स्वराज ने अब मान लिया है कि बालाकोट में उनकी जो कार्रवाई थी वो सारी नाकाम थी। सच सामने आ गया, उस पर भी बात करेंगे। कुछ सिंध हुकूमत पर भी बात करेंगे। सैलाब से जो नुकसान हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो मौज़ूआत काफ़ी हैं, गरम गरम हैं। तो चलते हैं दुरानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, मैं नहीं आपसे ये पूछना चाहता कि मतलब ये वज़ीर चला गया, फिर मैं और आप दो तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एक एक वज़ीर को डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों गया, ये क्या हुआ, और एक ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये सब हुआ ही क्यों, मजमूई तौर पर ही समझा दें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक रूटीन की एक्टिविटी है। अच्छा, हाँ, लोग तो बहुत सीरियस ले रहे हैं दुरानी साहब। वो कह रहे हैं आप रेटिंग चाहते हैं या आवाम को एजुकेट करना? नहीं, हम रेटिंग। हाँ, रेटिंग तो हो जाती रेटिंग अल्लाह दे रहा है, बहुत शुक्र है। वो पब्लिक ओपिनियन पे अल्लाह मियाँ का खास करम है इस प्रोग्राम पे। रेटिंग के वाले की भी मेहरबानी है, इसलिए हम आवाम के साथ वो बात करते हैं जो देखें। ये पहले बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत जब आती है, आप मुझे तारीख में उठा के दे दें कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसने अपनी वजारतों को रीशफल और तब्दील ना किया हो अपने अदवार के अंदर। अब वज़ीर ख़जाना तो ज़रदारी साहब भी बदलते रहे हैं हर दौर में। हर दौर में इसहाक वो अपना हमारे होते थे, वो जो मियाँ साहब के दौर में भी कई दो दफ़ा वो इसहाक डार, फिर मिफ्ता इस्माइल डार तब पे चले गए। पहले हमारे वो मतलब बहरहाल शौकत तरीन साहब ने भी छोड़ी। तो इसमें ये तब्दीलियों की बात नहीं है, असल मसला है तब्दीली का। हाँ, तब्दीलियाँ मसला नहीं है, तब्दीली मसला है। हाँ। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो आज की तब्दीलियाँ आई हैं, क्या इससे तब्दीली का अमल आगे बढ़ेगा? क्या खुशहाली का अमल आगे बढ़ेगा? क्या नया पाकिस्तान बन जाएगा? क्या पाकिस्तान, जिस नए पाकिस्तान को हम तख्लीक करना चाहते हैं, उसकी तरफ हम पेशकदमी कर सकेंगे? तो ये इसका एक इशू है जिसको मैं चाहूँगा कि आज हम डिस्कस करें। ठीक है। कहीं कहीं मैं अपनी मर्जी की बात भी पूछता रहूँगा। आप हर वक्त ही पूछें कि मुझे कोई नहीं है। अच्छा, अब बोले, आप कुछ कहना चाहते? नहीं, प्राइम आपने कहा रूटीन की कार्रवाई है, वजारतें बदलती रहती हैं। कभी वजारतें बदलने से मसाइल हल हुए हैं? देखिए, वजारतें बदलने से मसाइल, हालात बेहतर होते हैं। अच्छा, अब लेकिन इसमें मैं अब आपको पहली बात आज जो अभी किसी ने भी नहीं कही होगी, मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त हुकूमत का मसला अफराद की तब्दीली नहीं, ठीक है ना जी? मैं और आप सेम पेज पे आ गए। हुकूमती जो तरजीहात और हुकूमती सोच की तब्दीली है, DNA। पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टीम जो होती है वो टीम लीडर का नाम होती है। ये टीम की तब्दीली करना एक चीज की निशानदेही करता है कि टीम लीडर ने जो प्रीवियस सिलेक्शन की थी उसमें कोई कमी थी। ठीक है जी। और उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक दोबारा सिलेक्शन का अमल आगे बढ़ाया है। ठीक है जी। तो ये
उन अफराद पे इसका कितना बोझ है जो तब्दील हुए हैं और टीम लीडर पे इसका कितना बोझ है। मैं समझता हूँ कि ये मेन जिम्मेदारी जो होती है टीम की परफॉर्मेंस और उसकी सिलेक्शन की, वो टीम लीडर पे होती है। तो सबसे पहले जो इस तब्दीली के मौके पे मैं तजवीज़ देना चाहूँगा टीम लीडर को, मोहतरम इमरान खान साहब को, वो ये होगी कि जनाब खुदारा, अब मैं इस वक्त बहुत ही सीरियसली ये बात कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त उनकी कैफियत भी जानता हूँ। आप इक़्तिदार के ईवानों में रहे हैं, वज़ारतें बदलती आपने देखी हैं, वज़ारतें बदलती भी देखी हैं, मैं वज़ीर आज़म का चेहरा भी पढ़ रहा हूँ, मैं उनके ऊपर गुजरने वाले हालात को भी जज करते हुए कह रहा हूँ, और ये एक भाई की तरह कह रहा हूँ, एक वेल विशर की तरह कह रहा हूँ कि हुकूमत चलाना, क्रिकेट टीम चलाना, हस्पताल चलाना या यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है। ठीक है, इसकी सिनोनिमिटी अगर आपके जहन में आज भी मौजूद है तो खुदारा इसको खुरच के अपने जहन से बाहर फेंक दें। जैसे वर्ल्ड कप जीता है वैसे पाकिस्तान, नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। देखें जी, गंगोली ने भी वर्ल्ड कप जीता, पता नहीं उसने भी, यूनुस खान ने भी कोई जीता, फलाने ने भी जीता, लोगों ने 2-2 3-3 इकट्ठे भी जीते, न्यूजीलैंड में भी किसी ने जीता, इंडिया ने भी 2 दफा जीता। तो वो सारे कप्तान जो हैं उन्हें कौमों ने अपना वजीर आजम नहीं बनाया। कप्तान होना, किसी अस्पताल को अच्छा या बुरा या निस्बतन कम अच्छा चलाना, उसको ग्लोरीफाई करना, ठीक है, आवाम ने आपकी इन जो परफॉर्मेंसेस थी इनको एक्नॉलेज किया। अब खुदारा आवाम को इनके रेफरेंस से और हालात को इनके रेफरेंस से देखने को छोड़ दें। आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं उस पोजीशन की अहमियत और उस पोजीशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप सबसे पहले सियासत को देखें। सियासत का डीएनए और होता है, क्रिकेट के कैप्टन का डीएनए और होता है। सियासत का कप्तान और तरह खेलता है और क्रिकेट का कप्तान और तरह खेलता है। अस्पताल का सीईओ और तरह उसका डीएनए और होता है, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का डीएनए और होता है। और इसी तरह से किसी कामयाब यूनिवर्सिटी चलाने वाले वाइस चांसलर का डीएनए और होता है और वजीर आजम का डीएनए और होता है। तो जनाब, पहली बात जो मुझे दरख्वास्त करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अपने सोच के अंदाज और आवाम को खुदारा कोई क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, कोई हॉस्पिटल का रेफरेंस और कोई इस किस्म का रेफरेंस उन कामयाबियों को अपने ज़हन से खुरच के भेज दें। आगे आपके सामने एक जंग अजीम है इस कौम के लिए जो आपने लड़नी है, तो उस तक आ जाएं। पहले तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी पोजीशन में वज़ीर आज़म बन जाएं, कैप्टन, हॉस्पिटल के सीईओ, और उससे निकल आए। पहली रिक्वायरमेंट। क्या करें जी, क्या करें? अब आ जाएं क्या तो आधी वजारत, आधी काबीना बदल दिया उन्होंने, और क्या करें? देखिए, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ। काबीना बदल गई है, ठीक है ना जी, और जो नए नाम आ रहे हैं, ठीक है ना जी, हमारे सब बहुत ही मेहरबान दोस्तों के नाम आ रहे हैं, चाहने वालों के नाम आ रहे हैं, हमने काम किए हुए हैं। मैं आज कोई गर्म जोश नहीं हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बात खुश नहीं है आप? मैं उम्मीद से तो हमेशा रहता हूँ और उम्मीद से हूँ, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में तारीख का पहिया पीछे जा सकता है। जिस तब्दीली को खान साहब लेके आए हैं उस तब्दीली ने आगे बढ़ना है, लेकिन उस तब्दीली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो इक़दामात उठाने हैं वो उनकी लीडरशिप में उठने हैं। वो अपने जहन को क्लियर करें। वज़ीर ख़जाना, एक्शन डिलेड एक्शन डिलाइड, वो क्या कहते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलाइड, एक्शन डिलेड इज एक्शन डिनाइड। ठीक है, मेरा इम्कान ये है ये एक्शन डिले का प्रोसेस अब भी चलता रहेगा। अल्लाह करे ना चले, नई टीम के साथ तब्दीली आए और चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन आपको नहीं तब्दीली लगती? मुझे इस मामले में मेरे इख्तिमालात हैं, मेरी असेसमेंट में जो है, इसलिए मैं वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी नए फ़र्द को लाए हैं उसके साथ उसको रीइंफोर्स करें। इस वक्त वज़ारत ख़जाना चलाना एक फ़र्द का बस में नहीं है। हमेशा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके साथ एक टीम, एफिशिएंट टीम,
उसकी ज़रूरत है। और जब वो टीम आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो हम उन्हें बताते जाएंगे कि वो टीम जो है वो किस तरह की है और उसकी क्या परफॉर्मेंस। ये हफीज़ पाशा साहब आ गए। हफीज़ पाशा तो नहीं आए, हफीज़ शेख साहब। हफीज़ शेख साहब हफीज़ शेख साहब हफीज़ शेख साहब आए। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको हिम्मत दे, लेकिन उन्हें भी तेज़ इक़दाम उठाने पड़ेंगे। वो भी स्लो हैं। तो मैंने तो कह दिया जो मैंने कहना था। अच्छा, इससे आगे नहीं कहना। अच्छा जी, देखिए ताल्लुक होता है, हर चीज़ होती है। हम अब मुल्क के लिए सोच रहे हैं, अब इससे आगे बढ़ते हुए नहीं, फिर मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक है ना कि IMF में देर से जाना असद उमर के जाने के वजूहात में सर फहरिस्त है। मैं देखें जी, असद उमर का जाना, असद उमर की नाकामी 50-50 है। अच्छा, 50% प्राइम मिनिस्टर साहब की है, 50% असद उमर की है। अच्छा, बराबर कसूर रहा। देखिए, असद उमर ने हमेशा कहा है कि हमने ताखीर से जाने के ये वजूहात हैं। मनोअन उन्हीं वजूहात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा आवाम के सामने रिपीट किया। तो दिखा दोनों एक पेज पे थे। दोनों एक पेज पे थे। लेकिन हो सकता है अगर आप मेरे कहने से कोई फैसला लेते हैं तो मैं उसको अपना फैसला कहूँगा। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे मैंने आपको मिसगाइड किया? मैं ये नहीं कहूँगा। अगर मैं मिसगाइड हो सकता हूँ तो मैं आइंदा भी हूँगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखिए जी, मेरी कहते हैं तू इधर उधर की ना बात कर, ये मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तो पहले भी तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। हाँ। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आज रहबरी का सवाल, तो आज भी अगर इसको रहबरी का सवाल बना लिया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल करना चाहता हूँ। मेरी बात पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। बात आपने क्लियर हो गई कि सवाल रहबरी का है, राजनों का सवाल है, रहबरी का सवाल है। हर वजारत जो है, हर वजारत की जिम्मेदारी जो है, अब अकबर बादशाह जो था वो चिट्टा अनपढ़ था, उसके पास 9 रत्न थे। हाँ, लोग कहते हैं जी काम तो उसके एडवाइजर किया करते थे। मैं कहता हूँ नहीं, काम अकबर बादशाह किया करता था। 9 रत्न तो उसने उठाए थे ना। हाँ, सिलेक्शन उसकी थी। जो 9 रत्न उठा लेगा, हाँ, वो खुद भी बादशाह बन जाएगा, रत्न बन जाएगा, तारीख पे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी। अब ये है कि जी मैं कहूँ जी, ओ जी, वो हमारे घर में कभी को बेगम साहब को कहता हूँ यार ये ना हो कि आखिरी जुर्म जो है बेचारे पियोन का निकल आए कि जी सब गलती उसकी है, उसकी गलती, चपरासी की गलती है। भाई छोटे बंदे पे, अपने से नीचे वाले पे किसी चीज का ओनस डालना कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और देखिए, कुछ सवाल मतलब आप कहेंगे ये को पूछने वाला, लेकिन आम आदमी के लिए भी पूछना चाहते हैं। ये असद उमर के जाने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज्यादा खुश होंगी या पीटीआई ज्यादा? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून का इस मौके पे खुशी मनाना इंतहाई सियासी हमाकत है। इंतहाई सियासी हमाकत। अगर कोई दुआ करनी चाहिए कि और रह जाते। अगर कोई खुशी मनाए तो पीटीआई वाले मनाए कि उन्हें इम्कान पैदा होता हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें देखें, मैं तब्दीली के अमल को, जो बातें मैंने पीछे की हैं, वो मैंने एक वेल विशर, पता है, अब मैं आई स्टैंड फॉर चेंज इन पाकिस्तान। मैं पास्ट की गवर्नेंस से मैं इस मुल्क को प्लंडर के जितने भी मुजरिम हैं, मैं उनका उतना ही दुश्मन हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि उन्हें साबित करो कि वो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, मुल्ज़िम नहीं है, वो मेरा अलग। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये अपोजिशन के लिए किसी खुशी का मौका नहीं है। ये अगर इसके नतीजे में कोई अच्छी निकल आती, कहते हैं मैंने तो असद उमर पे इल्जाम लगाया तलअदम तंजीमों का है, इसके तलकात हैं, तो आज वो चला गया है। कलअदम वो तो उस पे तो मैं आगे बात करते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, नहीं, आज शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया, बिलावल ने भी दिया। आज से कितने अक्टूबर में इन्होंने प्रोग्राम नहीं निकाला या नहीं निकाला, मैंने इसी टीवी चैनल पे बैठ के फर्स्ट टाइम कहा था। आप तो बहुत पहले से कह रहे हैं। मैंने कहा था कि असद उमर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, किसी ने नहीं कहा था। तो उसके ऊपर एकदम से बड़ा हमारे पे दबाव हुआ, यार ये आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार वो होनवार बरवा के पिकने चिकने पात पहले दिन ही बता देते। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सवाल हैं इस टॉपिक पे आपके लिए। मैं अभी इतनी आसानी से आपको इससे भागने नहीं दूंगा कि राहबर पर डाल के आप आगे निकल जाएं। जरा और भी बात करनी है। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। देखें दुरानी साहब, इस हकूमत का वाहिद बयानिया ये है
कि पिछले 10 साल में बहुत करप्शन, माशी पॉलिसियाँ बहुत गलत थी, कर्जे लिए गए। जरदारी का वज़ीर ख़जाना आपने दोबारा मशीर बना लिया है, तो वैलिडेट हो गई ना वो पॉलिसियाँ, तब्दीली तो ख़त्म हो गई जब आपने उन्हीं का अपना वज़ीर ख़जाना अरस्तू हटाकर, जिसको आप इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि ये चेंज लाएगा, तो आप जरदारी का वज़ीर ख़जाना ले आए हैं, तो अब वो चेंज और एक बच्चा स्कूल आ रहा था तो वो लेट पहुंचा, उस्ताद ने कहा कि लेट क्यों हो गए? उसने कहा जी बारिश बड़ी थी, 1 कदम आगे चलता था 2 कदम पीछे आ गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा फिर यहाँ कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा जी मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुंच गया। मतलब ये देखें, जब आप तब्दीली के अमल को शुरू करते हैं तो आपको नाकामयाबी आती हैं, आपको रुकावटें भी आती हैं, आपकी टीम परफॉर्म कर भी पाती है, नहीं भी कर पाती, लेकिन तकाजा ये होता है कि आप जिस तरह डटे होते हैं उसी तरह डटे रहें अपने आगे बढ़ने के अमल के ऊपर। अब अगर आप ये करेंगे कि हर 1 कदम आगे उठाने के बाद 2 कदम पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये ना हो कि किसी दिन चलते चलते हम मियाँ साहब के दौरे इक़्तिदार में पहुंच जाएं और फिर चलते चलते हम जरदारी साहब के दौरे इक़्तिदार में पहुंच जाएं। ठीक है ना जी? अब मतलब ये है, और आखिर में फिर हमारे दौरे वो मतलब मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार तक जरदारी मामला का आ जाएगा। वज़ीर ख़जाना भी आ गया, जरदारी का वज़ीर ख़ारजा आ गया, जरदारी का वज़ीर इत्तलात आ गया, हुकूमत तो जरदारी दौर की आ गई। मतलब ये है कि अब देखिए, इसमें मैंने आपको जो इस सिलसिले में मैंने बताया कि खान साहब ने बेचारों ने पहला वज़ीर ख़जाना बनाया अपना तब्दीली की निशान को, ठीक है, लेकिन अब वो तब्दीली का निशान, वही मैंने लीडरशिप का मामला बताया, अब हर एक को पता था कि जिधर से वो आए थे वहां से वो क्यों आए थे और क्यों निकाले गए थे, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी। सारी दुनिया ने चीख चीख के कहा, हमने 8 महीने पहले हमने यहां बैठ के शोर मचाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। ठीक है, अब ये हुआ कि जब 8 महीने बाद उन्होंने पूरे का पूरा बट्टा ही बिठा दिया, तो जब आप जागे तो जाग के भी चलो, फिर आगे चलो यार, एक और तजर्बा करो, कोई तब्दीली तो आए। अब ये है कि आज की कैबिनेट देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में, ठीक है ना जी, हुकूमतें करने का नैक, हुकूमतें करने का तरीका, हुकूमतें करने का अख्तियार उनको ही आता है जिनको आप एक्यूज करते हैं। हाँ, टीम उनकी है, टीम तो उन्हीं की होती है। तो आप अगर ऐसे ही सब लोगों को लेंगे, मरकज में आपने जरदारी की टीम पॉलिटिकल लगा दी है, और पंजाब ने आपने शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी की टीम लगा दी पूरी, उसका ही चीफ सेक्रेटरी ला रहे हैं, उसका ही आईजी ला रहे हैं, जनाब इसमें सेक्रेटरीज ला रहे हैं। मेरा इसके अंदर जनाब, मेरा इसके अंदर ये है कि खान साहब को आज भी अवाम, इस मुल्क के नौजवान जो चीज़ डिमांड करते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि तब्दीली का अमल जारी रहना चाहिए। देखें, 4 इंडिकेटर्स हैं तब्दीली के। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से लूटा हुआ माल जो है वो पाकिस्तान वापस लाया जाए। किसी बड़े आदमी से लाए, मैं अभी आ रहा हूँ ना, अभी तक एक प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकी जो पूरी दुनिया में, एक रेड वारंट नहीं जारी हो सका, एक रेड वारंट जारी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हीरो बन गए हैं। आप यहाँ उन्हें जो मर्जी कहते रहे, वो आज कह रहे हैं कहना ही हेल्प यू। वो हमने वो कहा था ना, मैं देर कर देता हूँ, वो मुनीर नियाज़ी साहब का सुनाया था, वो रोज सुबह चला दिया करेंगे घर में, तो मैं चला लेता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, आपने लूट कम, आपने कहा था कि इस मुल्क की मईशत को जो है हम पाकिस्तानियों और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों के ताउन से, और वो लोग जो दुनिया में कामयाब लोग हैं उनके ज़रिए हम इसको उठा देंगे। और दुनिया के नाकाम तरीन लोग, माजी की अलामतें, माजी की रुसवाइयों की कहानियाँ जो हैं वो तब्दीली के रैपर में पाकिस्तान के और हमारे ऊपर आके बैठ गई हैं। वो भी ठीक है, हम कबूल कर लेते हैं शायद। तीसरी बात जो आपने कही थी, और मईशत के बजाय, खुशहाली के बजाय, नए लोगों के बजाय हमें पुराने लोगों का तोहफा आप दे रहे हैं, उसको भी हम आपके लिए कबूल कर लेते हैं। कबूल है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ होगा, अमन होगा, खुशहाली होगी।
वो ये हाल है कि पंजाब के अंदर पॉइंट पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर तमाम एमपीएस जो है वो अपने थानेदार और अपने सब कुछ लगवा रहे हैं। अब शाह साहब माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर आ गए हैं तो मजीद उससे जो है रेल पेल हो जाएगी, तब्दीली का अमल मजीद आगे बढ़ जाएगा। और अब मुझे ये बता दें जनाब, ठीक है ना जी, कि इस सारी कैबिनेट को आने के बाद अवाम अभी भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में खुशहाली आए। मैं खान साहब को आज की तारीख के ऊपर बहुत दुख और दर्द के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास दिन ब दिन वक्त कम हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत ही नहीं, पाकिस्तान का दिफा भी कमज़ोर हो रहा है इस कमज़ोर मईशत की वजह से। जी, पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी जो अब वाइब्रेशन कमज़ोरी की वो पाकिस्तान के दिफा तक पड़ रही हैं। आप इस वक्त, ठीक है ना जी, किसी भी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको अब आगे बढ़ना है, मज़ीद गलती गुंजाइश नहीं था। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बलूचिस्तान की बात करेंगे। ये सियासी बात तो बहुत हो गई, बलूचिस्तान बहुत तवज्जो का तालब है और सियासी मंजरनामे की वजह से उस पर आज बात नहीं हो रही, लिहाजा हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। दुरानी साहब, आज मकरान में भी एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है और 14 मुसाफिरों को बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके एक एक को शनाख्त करके मारा गया, जिसमें हमारे नेवी और एयर फोर्स के अहलकार हैं। और बलूचिस्तान पहले हज़ारा वाला मामला हुआ है, फिर आपने देखा है पेशावर में दहशतगर्दी की एक लहर हमें बलूचिस्तान में तो बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है। और अपने बिलावल साहब भी कोयटा गए परसों, प्राइम मिनिस्टर तो खैर अभी तक गए ही नहीं, उन्होंने आज जाना था, बड़ा ऐलान था कि 18 को जाएंगे, लेकिन वो आज तो काबीना में रद्दोबदल हो गया तो वो जाना ना रह गया। लेकिन बिलावल बलूचिस्तान गए तो उन्होंने क्या कहा, तो फिर मैं आज मकरान वाले वाक़े पे आपसे बात करूँगा। ज़रा सुनते हैं बिलावल जब गए कोयटा तो उन्होंने क्या कहा। देखें, बिलावल मुसलसल ये बात कर रहे हैं और आज मकरान में वाक़या हुआ है और हमारे शहीद हैं वो जो हमारे नेवी के एयर फोर्स के एहलकार हैं। बलूचिस्तान दोबारा गर्म होता ग्रेट गेम में नज़र आ रहा है, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे जैसे इंडिया को नाकामी हो रही है बलूचिस्तान में। तो हमें देखें, जो इंडिया को कश्मीर के अंदर एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, जिसका आज इस कत्लेआम के बाद सुषमा स्वराज साहबा ने जो है इकरार कर लिया कि जी बालाकोट में कोई नहीं मरा था, ठीक है जी, और F-16 का भी गालपन उन्होंने इकरार कर लिया कि जी हमारे से कोई नहीं गिरा था। मतलब ये है कि इस वक्त जो कैफियत है वो ये है कि इंडिया जो है वो खुल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वॉर के लिए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग के लिए जो है वो खुल के सामने आ गया। और अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने सियासतदान जो है वो खुद जो है वो कोई मोदी की कैंपेन करता हुआ नज़र आता है और कोई मोदी के नैरेटिव को पाकिस्तान के अंदर बयान करता हुआ। अब मेरी ये इस्तदा होगी बिलावल साहब से कि ये जो आज के शोहदा हैं इनके लिए वो दोबारा जाएं बलूचिस्तान और वही बात करें जो इन्होंने इससे पहले कही थी और क्रिटिसाइज करें इंडिया को। और मैं ISPR से भी और पाकिस्तान के तमाम मीडिया से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो खुल के कौम को बताएं कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें किसी के ऊपर। इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है, सच या झूठ बाद में तो फिर वो उसकी तरदीद नहीं। आज दफ्तर खारजा ने कहा है ना कि दहशतगर्दी के पीछे कई मरतबा भारतीय हाथ बेनकाब हुआ है। जहां दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वहीं से कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया था
और उन्होंने कहा है डॉक्टर फैसल ने ये जो दहशतगर्दी में मुलव्वस बैरूनी हाथ को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। देखें ये जो इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स है ना, इंटेलेक्चुअल हाँ, स्टेटमेंट, मतलब ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट्स जो हैं, इससे आगे बढ़ते हुए इंटीरियर को और दीगर महकमों को स्ट्रेट अवाम को समझाने वाली और सियासतदानों को बताने वाली और मोदी की ज़बान बोलने वाले हमारे जो सियासतदान हैं उनको क्लियर मैसेज देने वाली बात करनी चाहिए कि जनाब हमारी सालमियत पे अगर कोई मुल्क हमला आवर है तो हम अपने मुल्क में बैठे हुए लोगों को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो उसकी ज़बान बोले और इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी ज़बान को और उनकी गुफ्तगू को अवाम के सामने एक्सपोज करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इस चीज़ के बारे में अब बलूचिस्तान के जो नौजवान पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए आने वाले जो शोधा हैं आज के, उनके घर वाले, क्या उनके दिल और उनके आंसू नहीं है? वो किसी बिलावल को नजर नहीं आते और उनका दुख जो है उसमें शरीक होने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो इनके दिफा के लिए जो है। हमारी बड़ी खबर असद उमर है, ये मकरान के शहीद हमारी बड़ी खबर नहीं है। हाँ, असद उमर साहब जो हमारी है, मीडिया की तवज्जो वजारतों की तब्दीली पर है, मकरान के शोहदा पर नहीं है। मकरान के शोहदा जो हैं वो पाकिस्तान के शोहदा हैं। अगर इंडिया के अंदर कितने पुलवामा का वाकया हुआ उसके बाद पूरे इंडिया में कोहराम मच गया और मुझे वहां का कोई लीडर इतना धन जिगरे वाला दिखाएं जो उसके मुकाबले में अपनी फौज को एक्यूज कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान में इजाजत है, ये पाकिस्तान में इजाजत है और खाते इस मुल्क का है। हाँ। लीडरी इस मुल्क की करते हैं। हाँ। और वफादारियां उधर। लेकिन आप देखें ना, ये से मिलता जुलता मतलब रेप्लिका है उसका जो हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो सेंटिमेंट नहीं है जो इंडिया में बन गया था। हमारे लीडर, मुझे ब्रेक लेने हैं और मैं इस पे बात वहां का सेंटिमेंट जो है वो इंडिया की हुकूमत और इंडिया के मीडिया ने नकली जाली जो हकायक के साथ बनाया और हमारे पास कलभूषण की शक्ल में एक हकीकी तस्वीर मौजूद है दहशतगर्द की। उसके बावजूद जो है हम इस इशू को अपने अवाम के सामने और दुनिया के सामने नहीं ला सकते। नहीं ला। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बार बार बता रहे थे कि जब तक भारत में इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ भारत की जंग का ख़तरा है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सुषमा स्वराज ने जब आज कहा है कि बालाकोट में हम किसी को नहीं मार सके, तो वो ये बता रही हैं कि आज हमने मकरान में मार लिया है। तो जंग तो हो रही है, हम माने ना माने जंग तो हो रही है, फौजी मर रहे हैं। मैंने कल दोबारा रिकन्फर्म किया, मुझे शक था कि शायद जो वज़ीर ख़ारजा का बयान है उसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है। मुझे जो अंदर की इतलात मिली है कि वो बयान जो था वो पॉजिटिव इंटेलिजेंस की बुनियाद पे दिया गया था और आज जो है इंडिया ने जो इक़दाम उठाया है वो एक्ट ऑफ वॉर है अगेंस्ट पाकिस्तान। आपके किसी लीडर को ये तौफीक नहीं है कि वो इंडिया का नाम ले सके। आपके इदारे जो हैं वो आई बाई शाई कर रहे हैं, आपके जवान शहीद हो रहे हैं और उन जवानों की शहादत के ऊपर कोई आवाज उठाने वाला ना एंकर है, ना कोई सियासतदान है, ना कोई लीडर है। मतलब पुरानी बोतल में नई शराब पड़ गई तो पूरे मीडिया के अंदर, पुरानी बोतल में पुरानी शराब, नई बोतल में पुरानी शराब पड़ गई तो पूरी मीडिया पे तूफान आया हुआ है और उन जवानों का खून बह गया तो जिनके घरों में कोहराम मच गया। नहीं है हेडलाइन में, एक टिकर नहीं है, एक हेडलाइन नहीं है, एक सियासतदान में गैरत नहीं है, एक हुक्मरान में गैरत नहीं है कि वो अपने शहीदों के लिए एक लफ्ज निकाल सके। इंडिया का नाम लेते हुए इनके मुंह में घुंघरियां पड़ जाती हैं, इंडिया की दहशतगर्दी को बयान करते हुए ये दहशत ज़दा हो जाते हैं और जिस वक्त पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका आता है तो अंग्रेजी से लेके उर्दू तक हर जबान में ये फूल बखेर रहे होते हैं अपने मुल्क के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को
जो इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क के अवाम की दी हुई इज्जत पे जीते हैं, जदादे बाहर बनाते हैं और काम भी बाहर वालों के लिए करते हैं। अच्छा, कल आपने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था, मैंने कहा आपको प्रोग्राम में ही रिपोर्ट पेश कर दूं। वो सिंध हुकूमत वाल और आईजी के तनाज़े पर आपने मुझे कहा कि वो फ़ैसला पढ़ना, वो फ़ैसला भी मैंने पढ़ा है 103 सफ़हात का। मैं नाजरीन को ये बता दूं कि कल हमारे पास जो है मुशीर मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे। उन्होंने कहा कि हमें कोई ताज़ीबी कार्रवाई करने के से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, उस फैसले के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और हमारी इत्तला के मुताबिक ये हकीकत नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रोका था जो उन्होंने हक नहीं है। और उन्होंने कहा था फिर भी अगर आपने करनी है तो कोई उसके लिए किसी तरीके कार इस वक्त वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है कि उन्होंने पुलिस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से जो रूल्स बना के हाई कोर्ट में जमा कराने थे कि हमारी हुकूमत की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी ये होगी, वो उन्होंने 1 साल से जमा नहीं कराए। आज अखबारात में, हाँ, ये तो आज के अखबारात में बजाय इसके कि वो इसको कोर्ट पर डालते, उनकी कोताही की वजह से आज तक वो पॉलिसी भी नहीं बन सकी। और फैसले में कहीं नहीं लिखा कि हुकूमत जो है वो अमन अमान की ज़िम्मेदार नहीं है, वो कार्रवाई नहीं कर सकती। एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी उन्हें पॉलिसी बनाने के लिए कहा है कि आपकी पॉलिसी क्या होगी। जनाब, जो कल हम कौन साहब आए हुए थे, मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कल आपकी स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपने दोबारा तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है एक वजीर आला के खिलाफ, और आपने दोबारा तौहीन अदालत, और ये तारीख पर तारीख ले रहे हैं, वहाँ उस पे तारीख ले रहे हैं, और आपने दोबारा तौहीन अदालत कर दी एक्विजिशन के जरिए कि आपको किसी आपके हुकूमती अमल से आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। खुदारा अपने आप को और अपने इक़दामात को कानून और आइन से बालातर न समझें, क्योंकि कानून और आइन जो है वो किसी पार्टी के हुक्मरानों का ताबे नहीं होता, किसी हुक्मरान खानदान का ताबे भी नहीं होता। और आपने अगर कोई भी अपने इलाके में अवाम की फलाह के लिए कोई भी तादीबी कार्रवाई किसी पुलिस अफसर के खिलाफ करनी है, उसके ऊपर आप पे कोई पाबंदी नहीं है। जो पाबंदी आपके ऊपर है वो ये है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के ज़रिए अपने ज़ाती मफादात और इलेक्टेबल्स की प्रोटेक्शन थ्रू मतलब SHO का जो एक तरीक़ाकार है कि थाने और कचहरी की सियासत का अमल जो है, उससे ज़रूर आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। लेकिन वो भी आपको ये कहा है कि अगर फिर भी तुमने करनी है तो कोई तरीक़ाकार बताओ। तो आप आवाम के सामने, हमारे सामने, मीडिया के सामने इस किस्म की बातें करके अगर आप ये समझते हैं कि इसके ज़रिए सब कुछ हो सकता है, तो खुदारा कभी पाकिस्तान का भी सोच लें, कभी उन लोगों का भी सोच लें जो आपको वोट देते हैं। अच्छा, एक और, कल हमने फसलों पर बड़ी तफसीली बात की थी, फिगर्स आ गए हैं। 1,62,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। 25% गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है, और उसके साथ साथ 35,000 एकड़ पर आम के बागात को नुकसान पहुंचा है। मकई की फसल को 80 से 90% नुकसान पहुंचा है, और किसान मर गया है। मैं चाहता हूं आप ये आवाज़ भी है। मैं जनाब देखें, हम तो नकार खाने में तूती की आवाज़ पता नहीं कोई सुनता है नहीं सुनता, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैं तो पाकिस्तान के लिए बोलता रहूँगा। हम पब्लिक टीवी पे आपने कल भी कॉम्पनसेशन कहा था, करते रहेंगे। मैं आज भी मुतालबा करूँगा कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर कॉम्पनसेशन दे, कर्जे माफ़ कर देते और करोड़पति गरीबों के कर्जे और इनकी कॉम्पनसेशन के लिए भी कुछ करो। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते पीर वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के तहत। इस वीकेंड में आप अच्छा वीकेंड गुजारें, लेकिन मंजरनामा रोज़ के रोज़ बदलता रहता है। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।